प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम ध्रुव स्वामी नाटक से प्रश्न नंबर 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नाटक का आधार स्तंभ है कि ध्रुव स्वामी नाटक की रंगमंचीयता पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरह से लिख सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रंगमंचीयता पर प्रकाश डालिए, या ध्रुव स्वामिनी नाटक की अभिनयता पर प्रकाश डालिए, या क्या रंगमंचीयता या अभिनयता की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। तो यह क्वेश्चन आपसे इन 3 तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर एक ही रहेगा। देखिए, भूमिका में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो नाटक विधा है, बाकी जो विधाएं हैं वो रंगमंच पर दिखाई भी जा सकती है, नहीं भी, लेकिन नाटक का तो संबंध ही रंगमंच से होता है। नाटक रंगमंच पर पर्दे पर खेलने के लिए ही लिखा जाता है, तो नाटक और रंगमंच का गहन संबंध है, क्योंकि नाटक एक दृश्य विधा है, यानी जो दिखाई जा सके, जो पर्दे पर दिखाई जा सके। इसलिए अगर इसमें अभिनय का अभाव होगा तो नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो नाटक और रंगमंच का और नाटक और अभिनय का अटूट संबंध है। और फिर जब अभिनय की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अभिनय के साथ साथ अभिनेता भी होना चाहिए, यानी किसी भी नाटक की सफलता अभिनय के साथ साथ उसका अभिनय करेगा अभिनेता पर भी निर्भर करती है। तो हम पढ़ेंगे कि क्या यह नाटक एक सफल नाटक है, क्या इसमें रंगमंचीयता के वो सभी तत्व विद्यमान हैं जो किसी भी नाटक के मंचन के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने नाटक में को सभी प्रकार के काव्यों में श्रेष्ठ कहा है, परंतु रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से अगर हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन करें तो केवल 2-3 नाटक ही ऐसे हैं जो रंगमंच पर दिखाए जा सकते हैं, जबकि बाकी नाटकों में रंगमंच के आधार पर कमियां निकलती हैं। क्योंकि और वो प्रसाद जी तो स्वयं भी कहते हैं कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं होता, अपितु रंगमंच नाटक के लिए होता है। और वो कहते हैं अपने ही नाटकों के बारे में, वे स्वयं कहते हैं कि मेरे नाटक दुवन्नी चवन्नी के टिकट पर खोमचे वालों को दिखाने के लिए नहीं है। यानी कहने का क्या मतलब है कि मेरे नाटकों को कोई देखे और ऊपर से चवन्नी अठन्नी या कुछ रुपया बरसाए, उसके लिए मैंने नाटक नहीं लिखे हैं। कालिदास भवभूति आदि के नाटक भी इसी उद्देश्य से नहीं रचे गए थे। यदि साहित्यिक रुचि के अभिनेता हो, परिष्कृत रुचि के दर्शक हो, तो पर्याप्त धन खर्च किया जाए तो मेरे नाटक रंगमंच पर और अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी से पहले जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रंगमंच संबंधी कुछ बातें अवश्य हैं जो आधुनिक विकसित रंगमंच की दृष्टि से दोषपूर्ण सिद्ध होती है, परंतु जहाँ तक ध्रुव स्वामिनी नाटक की रंगमंचीयता और अभिनेता का प्रश्न है तो हम कह सकते हैं कि रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के जो दूसरे नाटक हैं वो रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से सुंदर नाटक नहीं रहे हों, लेकिन ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये नाटक रंगमंचीयता की दृष्टि से एक सफल नाटक है, क्योंकि एक रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से किसी भी नाटक को सफल बनाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कि नाटक की अवधि व कथा वस्तु, पात्रों की संख्या, संकलन त्रय, संवादों की भूमिका, रंग संकेत, गीत योजना व भाषा शैली, सभी तत्व इस नाटक में कसौटी पर खरा उतरते हैं। जब इन सब तत्वों की कसौटी पर इस नाटक को कसकर देखते हैं तो यह नाटक खरा उतरता है। अतः रंगमंचीयता और सफल अभिनेता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। और उपरोक्त तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की रंगमंचीयता और अभिनेता का विवेचन इस प्रकार से है। हम एक एक तत्व को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या एक एक तत्व पर यह नाटक खरा उतरता है। तो पहला तत्व है नाटक की अवधि व कथा वस्तु। ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 अंकों में विभाजित प्रसाद जी का संभवतः सबसे छोटा नाटक है। इसकी नाट्य कथा मात्र 1 दिन या 1 रात की अवधि की है। सामान्यतः 2 घंटे के समय पर में ही रंगमंच पर अभिनीति से किया जा सकता है। इस नाटक की जो समय अवधि है उस दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। हालांकि प्रसाद जी के बहुत से नाटक 5-5, 6-6 घंटों की अवधि में भी मंचित हुए हैं, जो आधुनिक समय अभाव के युग में असफल माने गए, किंतु दर्शकों के लिए नाटक देखने के लिए इतना समय निकाल पाना कठिन होता है। ध्रुव स्वामिनी की कथा जो है
वो सरल है, स्पष्ट है। प्रासंगिक कथाओं का घटापकोटोप इसमें देखने को नहीं मिलता। एक मुख्य कथा है जो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की कथा ही आरंभ से अंत तक सीधी तौर पर विकसित हुई है। दूसरी ओर जो प्रसाद जी के अजातशत्रु, चंद्रगुप्त आदि नाटक हैं वो उनके कथानक जटिल और रहस्यपूर्ण नहीं है, परंतु वे कई संघर्ष केंद्रों में उलझे हुए हैं। परंतु जो ये नाटक है कि 3 अंकों में है और 3 दृश्यों में ही विभाजित है, तो कथा वस्तु की सरलता और समय अवधि की दृष्टि और रोचकता की दृष्टि से यह एक सफल रंगमंचीय नाटक है। अब जो दूसरा तत्व जिसके आधार पर हम इसका मूल्यांकन करेंगे वो है पात्रों की संख्या। प्रायः नाटक के सफल मंचन और अभिनय के लिए उसमें पात्रों की संख्या का सीमित होना आवश्यक माना जाता है। इस दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है, क्योंकि इस नाटक में प्रसाद जी के पूर्व के नाटकों की भांति पात्रों की कोई भीड़ नहीं है, अर्थात पात्र संख्या सीमित है। नाटक में कुल 9 पात्र कर्मश, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज, शिखिर स्वामी, खिंगिल, दूत, मिहिर देव, पुरोहित, कोमा व खड़गधारिणी हैं। नाटक देखते समय दर्शक इन पात्रों से समय अनुसार जैसे जैसे कथा क्रम बढ़ता चलता है अपने आप परिचित होता जाता है और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद भी वह किसी पात्र को भूलता नहीं है। सभी पात्रों में ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज व कोमा आदि पात्रों के चरित्र चित्रण में प्रसाद जी को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। संकलन त्रय यानी 3 बातों का संयोग। इस नाटक में संकलन त्रय, समय, स्थान और कार्य की एकता का सफल निर्वाह हुआ है। समय की अवधि बहुत ही कम है, घटना स्थल भी अधिक नहीं है, केवल 2 ही हैं। एक है रामगुप्त का शिविर, दूसरा है शकराज का शिविर। नाटक में आरंभ से अंत तक कार्य व्यापार में भी एकता देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 4 है संवादों की भूमिका। नाटक संवाद आधारित ही होता है, अतः नाटक की रंगमंचीयता और अभिनेता की सफलता में संवादों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संवाद अत्यंत संक्षिप्त, रोचक और कथा को गति प्रदान करने वाले, पात्रों का चरित्र चित्रण करने वाले हैं। संवाद छोटे और रोचक होने के कारण रंगमंच पर अभिनय करने वाले पात्र के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। संवाद इतने सरल है कि नए पात्र उसको आसानी से याद कर लेता है, अपितु रंगमंच पर बिना किसी झिझक या भूल जाने के भय से उसे बोल भी देता है। जैसे कि कुछ संवादों के उदाहरण हैं। शकराज कहता है कि मैं किसको रानी समझूं, रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें ध्रुव कौन ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर, लो यह मैं आ गई। अगला संवाद चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का देखिए, हंसकर, शकराज तो तुम धोखा नहीं दे सकती हो, ध्रुव स्वामिनी कौन है, यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे तुमको क्या हो गया है, यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है। तो इस तरह से छोटे छोटे संवाद हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पात्रों की जो योजना है वह भी सरल है और जो संवाद पात्रों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं वो भी अत्यंत संक्षिप्त, सरल व छोटे हैं। पात्रों को उन संवादों को बोलने में कोई हिचकिचाहट और झिझक का सामना नहीं करना पड़ता है। आसानी से संवादों का चयन हो गया है और संवाद योजना की दृष्टि से भी यह नाटक एक सफल नाटक है, अर्थात संवाद योजना के तत्वों के आधार पर भी यह नाटक इस कसौटी पर भी खरा उतरता है। संवादों की इन विशेषताओं के अतिरिक्त इस नाटक में प्रसाद जी ने अन्य नाटकों की तुलना में लंबे लंबे स्वगत कथनों का अभाव देखने को मिलता है, अतः संवाद योजना की दृष्टि से सफल नाटक है। आगे है रंग संकेत। रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से नाटक की सफलता के लिए आवश्यक है कि नाटककार प्रत्येक अंक के आरंभ में कुछ रंग संकेत अवश्य दे, ताकि नाटक को रंगमंच पर निर्देशित करने वाला निर्देशक उन रंग संकेतों का अनुसरण करते हुए नाटक की प्रस्तुति देशकाल और वातावरण के अनुरूप कर सके। ध्रुव स्वामिनी के प्रत्येक अंक के आरंभ में प्रसाद जी ने आधुनिक नाट्यकला के प्रभाव से पूर्व नाटकों की अपेक्षा कुछ विस्तृत रंग संकेत दिए हैं, जिनके सहारे दृश्यों की उचित व्यवस्था हो जाती है। उदाहरण के लिए शक दुर्ग के भीतर सुनहरे काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियाँ, उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच में 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती रंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। यानी ये शकराज के दुर्ग का दृश्य है।
तो यह जो रंग संकेत है इससे पता चलता है कि कथाक्रम अब शकराज के दुर्ग तक पहुंच गया है और शकराज के शिविर कैसा दिखाई दे रहा है और कथा आगे कैसे बढ़ेगी, यह एक रंग संकेत है जो कि एक नाटक के लिए जरूरी है। तो इस कसौटी पर भी यह नाटक खरा उतरता है। पॉइंट नंबर 6 है गीति योजना। वैसे तो आधुनिक नाटकों में गीतों की योजना रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से आवश्यक नहीं मानी जाती, परंतु आधुनिक नाटककार अपने नाटकों में गीतों की योजना ही नहीं करते, अपितु प्रसाद युगीन नाटकों में गीतों की योजना प्राय आवश्यक मानी जाती थी। हालांकि प्रसाद के अधिकांश नाटकों में गीतों की योजना अनावश्यक रूप से अधिक होती थी, जिनके मंचन में निर्देशक को काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता था। परंतु इस नाटक में प्रसाद जी ने कुल 4 गीत लिखे हैं। सभी गीत छोटे छोटे, सरल और भाव, प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप है। सभी गीत अनुकूल वातावरण की सृष्टि करते हैं और संगीत, गायन और नृत्य कला का आकर्षण उपस्थित करते हैं। एक गीत का उदाहरण प्रस्तुत है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस है तू लाया, मेरे प्याले में मद भर कर कुब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर गीतों का चयन किया गया है। अतः गीति योजना की दृष्टि इन गीतों को गाया जा सकता है। गीति योजना नामक तत्व पर भी यह नाटक खरा उतरता है। भाषा शैली। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने भाषा शैली भी अपेक्षाकृत सरल अपनाई है। प्रसाद जी का कवि हृदय अपनी भावुकता और कलात्मकता के साथ ध्रुव स्वामिनी भी प्रकट हुआ है। इसमें उन्होंने दुर्बोधता की स्थिति उत्पन्न न कर सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। जैसे कि देखिए ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो, पर यह तो कहो यह कपट आचरण किस लिए। खड़ग धारिणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होगी। यानी ऐसे संवाद प्रयोग हैं कि अपने मन के मनोभाव भी अभिव्यक्त किए गए हैं, लेकिन मर्यादा का कहीं भी हनन नहीं किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि रंगमंचीयता एवं अभिनयता इन विधायी तत्वों की कसौटी पर ध्रुव स्वामिनी नाटक को कसने के पश्चात हम कह सकते हैं कि यह नाटक दोष मुक्त ही नहीं अपितु उसमें रंगमंचीय आकर्षण भी विद्यमान है। आरंभ से अंत तक संघर्ष और सक्रियता का वातावरण दर्शक को रंगमंच पर ही दृष्टि लगाए रखने को बाधित करता है। पाठक को जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे घटना में क्या होगा। कथा में अत्यंत रोचक दृश्य हैं, सरस प्रसंग है, वीर रस और श्रृंगार रस की मधुर और ओजपूर्ण रस धारा प्रवाहित हुई है। आकस्मिक घटनाएं कथा में जिज्ञासा और उत्सुकता में वृद्धि करती हैं। संवाद चुस्त और रोचक हैं। इसके अलावा प्रथम अंक में ध्रुव स्वामिनी के सहसा कटार निकाल देने पर रामगुप्त भयभीत होकर हत्या हत्या चिल्लाता हुआ भाग जाता है। और हत्या, कैसी हत्या। ध्रुव स्वामिनी को देखकर यह क्या महादेवी ठहरिए कहता हुआ चंद्रगुप्त प्रवेश करता है। ध्रुव स्वामिनी में गायन कला, संगीत कला तथा नृत्य कला का आयोजन भी रंगमंच पर प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। कुल मिलाकर ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद जी की एक सफल कलाकृति है। वह प्रसाद जी की नाट्य कला की चरम परिणति है। उसमें प्रसाद जी ने पूर्व दोषों को निकालकर नई दृष्टि से इस नाटक का रंगमंचीय उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है और इसे रंगमंच पर अभिनीत आसानी से किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इसको सुन लेंगे और समझ लेंगे। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद, हरियाणा। धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।